आदाब नाजरीन, खबर खास में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। वक्त का पहिया एक दूर लगता है पूरा कर चुका है। 2013 में बीजेपी ने राजस्थान समेत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की थी। उसके बाद मोमेंटम बीजेपी के हक में ऐसा बना जिसका नुक्ता रूज 2014 का आम चुनाव के रूप में हिंदुस्तानी अवाम ने देखा। मोदी लहर कांग्रेस को बहा ले गई थी और उसके बाद कांग्रेस के पांव एक के बाद दीगर रियासतों से उखड़ते गए। अब वो पंजाब, पुडुचेरी और कर्नाटक तक सिमट गई। ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपनी तारीख के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसे मिली कामयाबी किसी ऑक्सीजन से कम नहीं। तो बहरहाल जिस तरह से हिंदी बेल्ट में वापसी हुई है कांग्रेस की, इसको क्या माना जाए? क्या कांग्रेस ने यह इंतखाब जीता है या फिर आवाम ने बीजेपी को हराया है? पिछले 4.5 साल की कारकर्दगी, 5 साल की कारकर्दगी को देखते हुए तो 5 रियासतों के चुनाव जिस तरह का सियासी माहौल पेश कर रहे हैं। मिजोरम में जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस का सफाया जरूर हुआ है, लेकिन 3 रियासतों में कांग्रेस की बेहतरीन वापसी को किस नजर से देखा जाए? तेलंगाना में टीआरएस की वापसी हुई है बेहतरीन अंदाज में। तो अवाम क्या अब बाशऊर हो गए हैं? डेवलपमेंट को वोट दिया गया है या फिर जिस तरह की राजनीति पिछले 5 साल से देखी जा रही थी उसको एक तरह से अवाम ने ठुकरा दिया है? ऐसे बहुत से सवाल इस तरह के चुनाव के बाद पैदा होने लगे हैं। तो कोशिश करेंगे, खबर खास में हम कुछ मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि इस तरह के चुनाव के नतीजों को क्या समझा जाए। 2018 में 5 रियासतों के चुनाव 2019 से पहले किस तरह की दस्तक दे रहे हैं? 2019 के लिए क्या वाकई 2018 के इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जाए? 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृजेंद्र सिंह, तर्जुमान कांग्रेस, और हरीश श्रीवास्तव, तर्जुमान बीजेपी। अनिल भारद्वाज पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है, खैर मकदम है। सर, हरीश श्रीवास्तव जी, जिस तरह का नजारा 19 से पहले 18 में देखने को मिला है, कैसे देखते हैं इस तरह की सूरत हाल को? क्या इसे कांग्रेस की घर वापसी कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में हर 5 साल बाद जी जनता निर्णय करती है। 15 साल से हमारी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकारें थी और राजस्थान का एक 90 के दशक से जैसा स्वभाव बना हुआ है वहां के लोगों का कि हर 5 साल बाद वो बदलाव करती है। तो उस निगाह से अगर आप देखेंगे तो संभवतः ज्यादा न्यायपूर्ण व्याख्या कर सकेंगे। नहीं सर, और 15 साल और 5 साल में बड़ा फर्क होता है। एंटी इनकम्बेंसी के बाद, हाँ नहीं, मैंने कहा ना कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी जी, और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो हमारी सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान में देख लीजिए और चाहे आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में जरूर अंतर ज्यादा है। तो आप इसको एंटी इनकम्बेंसी के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा। जनता के लिए बहुत अच्छे काम मध्य प्रदेश में वहां की सरकार ने किए थे, शिवराज जी की सरकार ने। आप देखिए कि अगर वहां का कृषि एग्रीकल्चर का ग्रोथ 20-22% पहुंचा तो बिना काम किए नहीं, 0% इंटरेस्ट पे किसानों को ऋण, भावांतर योजना, ठीक है, चलिए, और अनेक ऐसी योजनाएं बृजेंद्र सिंह जी, जिसके कारण लोगों को उसका लाभ मिला। ये एंटी इनकम्बेंसी थी, आपकी जीत नहीं मान रहे हैं। ये एक तरह से 15 साल के बाद एक तब्दीली का रुझान होता है। 5 साल के बाद राजस्थान में जिस तरह से होता है, तो 15 साल में आवाम को थोड़ा चेंज चाहिए था, इसलिए आवाम ने किया। आपको वो यहां नहीं देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा होता कि आदरणीय श्रीवास्तव जी ने 15 साल बाद, जब आदरणीय शीला दीक्षित जी चुनाव हारी थी तो उसको एंटी इनकम्बेंसी मानते। 25 साल बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी के
माणिक सरकार त्रिपुरा में हारे थे तब एंटी इनकम्बेंसी मानते, या आसाम में श्री तरुण गोगोई जी 15 साल बाद हारे थे, या हुड्डा साहब 10 साल बाद हरियाणा में हारे थे, तब यही लोग उसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का महापराक्रम बता रहे थे और चाणक्य की विजय तथा कथित जो इनके शाह साहब है कह रहे थे। आज जब हमने इनको हराया है जी, और हराया कितना है देखिए, राजस्थान में इनकी 90 सीटें हारी हैं जी, 90 सीटें। मध्य प्रदेश में इनकी 58 सीटें हारी हैं, और छत्तीसगढ़ जो एक छोटा राज्य है वहां ये 39 सीट लूज किए हैं। इस महाविजय को ये एंटी इनकम्बेंसी कह करके अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। हमारा धन्यवाद है इनको। मैं उन तीनों राज्यों की जनता को नमन करता हूं कि उन्होंने झूठ की सरकार से, विश्वासघात की सरकार से निजात पाई है जी। और जो संकल्प कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त किया है चुनाव के समय, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे किसानों को उनकी फसल के उपज का मूल्य देने की बात हो, चाहे कर्ज माफी की बात हो, या सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी संस्कृति तहजीब है उसको मजबूत करने और उसे आगे बढ़ाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी उस पर खरी उतरने। यानी आपकी बात सुनी है, ठीक है, जनता ने आपका। अनिल भारद्वाज जी, आप सियासी तज्ज़-ए-निगार है, दोनों तर्जुमानों को, दोनों स्पोक्स पर्सन को आपने सुना, लेकिन सवाल यह है जिस तरह के नतीजे अब सामने आ रहे हैं, हिंदी बेल्ट में अब कांग्रेस की जिस तरह से वापसी हो रही है, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की जो लहर थी वो क्या कम हो रही है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर यहां पर जनता ने जीता है इलेक्शन, या फिर कांग्रेस ने जीता है? देखिए, यहाँ अगर देखा जाए तो सरकार के खिलाफ थोड़ा आक्रोश जरूर था, लेकिन जिस तरीके से तीनों राज्यों में चुनाव कांग्रेस ने जीता है, वो कांग्रेस की वापसी कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन मोदी का मैजिक समाप्त हुआ नहीं, कम ये कहा जा सकता है, समाप्त हुआ ये नहीं कहा जा सकता, कम हुआ ये कहा जा सकता है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए काफी शुभ संकेत माना जा सकता है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, वो तो ठीक ठाक अगर देखा जाए तो जीत हुई है। और रही मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत अगर संघर्ष या 2020 मैच जो भी चला है, लेकिन अंततः विजय ये हुई कि कांग्रेस की हुई है। दूसरा जो समर्थन जिस तरीके से बाकी लोगों ने दिया है, तो ये संकेत भी बहुत दूर तक जाएगा। जो अभी 2019 का चुनाव होगा जी, उसमें काफी दूर तक ये संकेत दे रहा है, जिसे मायावती और अखिलेश ने जो समर्थन दिया है खिलाफत करते हुए भी। इसलिए माना जा सकता है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है जी। यानी हरीश श्रीवास्तव जी, एक तरह से बीजेपी के लिए चुनौतियां बनती जा रही हैं, जिस तरह से 3 रियासतें और आगे जिस तरह के चुनाव आपको आएंगे मोदी के सामने या बीजेपी के सामने, वो चुनौतियां तैयार हो रही हैं आपके लिए। किस तरह की तैयारी 19 के लिए होगी इन चुनौतियों के सामने? आप देखिए, चुनाव हमारी पार्टी हारी है तीनों राज्यों में, और ये लोकसभा के चुनाव कुल 4-5 महीने के बाद है जी, तो निश्चित रूप से माहौल का असर तो पड़ता ही है। हम इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। परंतु जहां तक चुनौतियों की बात है, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती को रूप में लेकर के चलती है, और जो लोकसभा का चुनाव है वो भी हमारे लिए चुनौती है। हम अपने संगठन के बल पर, अपने नेतृत्व के बल पर, और जो हमारे नेतृत्व ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों के लिए जो कार्य किए हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, चाहे प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास योजना है। लेकिन सर जी, जो चीजें आप गिनवा रहे हैं, जो चीजें आप गिनवा रहे हैं, 15 साल से आपकी सरकारें हैं, 5 साल से मोदी का जादू चल रहा है हिंदुस्तान में, बावजूद उसके आप इस तरह की हार देखते हैं, तो क्या ये जो नीतियां आपने जनता के लिए बनाई थी, लेकिन साथ में जिस तरह की सियासत पूरे मुल्क में देखी जा रही थी, गाय, कब्रिस्तान, शमशान, ठीक है, अली और बजरंग बली, ये ऐसी चीजें क्यों ला लिया जब आपने अच्छे काम कर रहे थे आप? क्या इन चीजों से एक तरह से गलत मैसेज गया है जनता में, खासकर इन 3 रियासतों में जो नतीजे आए हैं? देखिए जीत और हार की अलग अलग ढंग से व्याख्या होती है, और मैं आपको, अगर आप ईमानदारी से देखें तो आजादी के बाद से जो सरकारें आई उसमें माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो बिना भेदभाव के पूरे देश में लागू हुई।
न जात, न वर्ग, न धर्म, किसी तरह का भेदभाव, अगर मैं तो चुनौतीपूर्ण ढंग से कह सकता हूं कि कोई पूरे देश में ये अगर कह दे कि मुद्रा बैंक योजना हो या आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या शहरी आवास योजना हो, नहीं, मैं कह रहा हूं स्कीम्स आपकी योजना बहुत अच्छी रही हो, आप ये दावा कर रहे हैं कि सारी स्कीम सारे लोगों के लिए, मैं जो बात कर रहा हूं तो फिर भेदभाव वाली सियासत क्यों चल रही थी पिछले 4-5 महीने से? जिस तरह से इलेक्शन में कैंपेन हो रहा था तो बिना भेदभाव वाली बातें करते आप। पूरी बात आप इलेक्शन के सामने तो आपने फिर मस्जिद मंदिर वाला मुद्दा उठा लिया, सरकार पर दबाव बनने वाला है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि सरकार के भरोसे हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हम 100 करोड़ हिंदू आस्था के लोगों के नाम पर हम मंदिर बनाएंगे। एक बड़ा व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है तो लोग जरूर सोचेंगे ना कि ये लोग सरकार में रहकर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। नहीं, ये कौन कह रहा था? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या? अगर कोई व्यक्ति, यानी आपकी पार्टी का कोई मिनिस्टर कह सकता है जो भी आए, लोग अगर मोदी जी कहेंगे या अमित शाह कहेंगे तो तब उसको आप जो है सीरियस लेंगे। अपनी बात है, पार्टी का कोई नहीं, पार्टी का कोई अध्यक्ष बोल रहा है, पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा क्या, या मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा क्या, या किसी स्पोक पर्सन ने ऐसा कहा क्या? ये तो अलग अलग लोग तरह तरह के राय रखते रहे हैं, तो उसको पार्टी का वो नहीं माना जाना चाहिए। और दूसरी चीज, दूसरी बात, अगर इन योजनाओं का, ये सारी योजनाएं हिंदुस्तान भेदभाव में पहली बार भेदभाव के लागू हुई, प्रधानमंत्री ने, ये तो एक अपप्रचार था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन लोगों का प्रचार था जो सत्ता से दूर हो गए थे, हिंदुस्तान के जो लोग सत्ता से दूर हो गए थे, हताश निराश थे, जो बिचौलियों का जो निस्वार्थ पूरी तरह से नाबूद हो गया था, उन लोगों ने एक अपप्रचार का माहौल बनाया और कहीं न कहीं उस अपप्रचार और उस भ्रामक प्रचार का असर देश की जनता पे पड़ा, जिसके नाते इस तरह का वर्डिक्ट आया। अन्यथा जो नीतियां और कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने लागू किए वो सबके साथ सबके विकास के संकल्प की जो स्पिरिट थी उसके अनुकूल लागू किया और उसको करके दिखाया है हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को। और जितना मर्यादाहीन हरीश श्रीवास्तव जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जब दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा था तो मोदी जी ने कहा था कि इस तरह की चीजें मत करिए, इन लोगों को मत मारिए, मारना हो तो मुझे मारिए। ठीक है, जब आप मजहबी चीजों को सियासत में लाते हैं कम से कम रोक तो सकते थे, जिस तरह से उस वक्त रोका था मोदी जी ने। प्रधानमंत्री को हमारे कोई एप्लीकेशन देके विधवा नहीं होता है, करोड़ महिलाओं का अपमान किया, 7 मिनट तक वो बोले हैं, ये महाअपमान था हमारे नारी समाज का, आप मुझे का जवाब दिया है हिंदुस्तान के। ठीक है ब्रिंदर जी मुझे बताइए, ब्रिजेंद्र जी रुकिए, हरीश जी को बोलने दीजिए। एक नहीं, जो इक्का दुक्का इस तरह की घटनाएं घटी, पहली बात तो ये कि कौन सी ऐसी सरकारें हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं नहीं घटी हों, और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी कोई ऐसा कल्प्रिट है जिसके खिलाफ? हरीश जी एक चीज ये बताइए, चुनाव में आप डेवलपमेंट के मुद्दे पर जाते हैं, जो भी मैनिफेस्टो में आप डेवलपमेंट बताते हैं, लेकिन आपकी रैली और जलसे वो बिल्कुल मजहबी रूप ले लेती हैं। सरकार क्या हो वहां पर आप जो है तब ये बात कह सकते हैं, वहां पर आप राम रहीम मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट इस तरह की चीजें क्यों करते हैं? जब आप डेवलपमेंट के नाम पे जाते हैं तो इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? योगी जी कहां नहीं गए? योगी जी हैदराबाद आए थे, तेलंगाना में क्या हुआ? हैदराबाद का नाम बदल देंगे, निजाम भाग गया था, अब इसी को भी भगा देंगे, ऐसी चीजें वो करके गए। अब एक ही आपका वहां पर रह गया है, एक ही जो है आपका नेता वहां जीत पाया है, 5 सीटें कम से कम पहले थी, अब एक ही रह गया है। देखिए, चुनाव में जब दूसरी तरफ से लोग एक अतिवादी बात बोलते हैं, चुनाव का एक मंच अलग होता है, चुनाव की एक वो भाव अलग होता है। उस समय जब दूसरी तरफ से कोई अतिवादी बात कर रहा होता है तो दूसरी तरफ से एक उसी के सापेक्ष बात लोग करते हैं। लेकिन जहां तक पूरे, आप एक बात को तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो नीतियां और कार्यक्रम पूरे देश में जी
सबके साथ सबके विकास के संकल्प की स्पिरिट को साकार करने के लिए पूरे किए गए, लगातार किए गए। उसको क्यों नहीं कोई कोट करता? आज अगर आयुष्मान योजना का लाभ, अगर आयुष्मान योजना का लाभ सबको मिल रहा है बराबरी से, अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या शहरी आवास योजना का लाभ सबको बराबरी से मिल रहा है, उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना का लाभ सबको बराबरी से मिल रहा है, मुद्रा बैंक में सबको बराबरी से बिना भेदभाव के लोन मिल रहा है जी, तो आखिर उस बात को क्यों नहीं कहते? ये जो अपप्रचार किया जाता है, जो भ्रामक प्रचार, ठीक है, जब आप अपनी नीतियां इतना सलीके से रख रहे हैं, आप अपनी कारकर्दगी को आप रख रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो आप अपने अच्छे काम को ही रखते जनता के सामने। वो हरीश जी, आपने जनता के लिए अच्छा किया था तो अच्छे काम ही रखते, आपके काम को वोट मिलता। आप कहते हैं कि हम कामदार हैं, नामदार को आप जो है चढ़ाते हैं। अच्छा काम तो जनता के बीच था ही, अच्छा काम तो फिर ये तीन जगह क्यों ऐसी सूरत हाल बनी है सर? तो वो गांव जी, फिर इस तरह की जो शुरुआत हुई है आपकी 2019 से पहले, ये अच्छा शगुन नहीं है फिर बीजेपी के लिए। साफ हो गया जो के नामांकन करने गए थे। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि चुनाव के 4-5 महीने पहले ये माहौल बना है, तो निश्चित रूप से वो एक हमारे लिए भी एक चुनौती है, और ये 2019 के लिए भी एक हमारे लिए एक चुनौती का ये है, विषय है। लेकिन ये जो हारी थकी ताकतें थी, सबका एक गैंगअप होना, सबका एक अपप्रचार करना, सबका एक ऐसा माहौल बनाना कि जो सच को झूठ साबित करना, उस जो यह प्रचार था वो भ्रामक प्रचार। चलिए, झूठ और सच क्या रहा इस इंतखाबात में, इस इलेक्शन में, जानने की कोशिश करेंगे। सियासी तज्ञनिगार है अनिल जी, जिस तरह की सियासी सरगर्मियां इन इलेक्शन में देखने को मिली हर जगह से, यानी दोनों पार्टियों की तरफ से जिस तरह के वार चले, क्या ये इलेक्शन के तरीकेकार था, इलेक्शन के मुद्दे थे, ये इलेक्शन के मुद्दों से हटकर इसमें बात हुई है, तो जनता ने यहां पर किसको ज्यादा एक्सेप्ट किया और ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की तस्वीर 19 में दिखेगी, 18 के नतीजे क्या बताएंगे? देखिए, तस्वीर में बदलाव तो होना ही है। जिस तरीके से जो विकास की बात नहीं हुई, उठाए गए धर्म के मुद्दे, जात के मुद्दे, तमाम चीजें। मैं इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि अली और बजरंग बली की बात जो योगी जी ने की थी, उसके अलावा केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला SC/ST एक्ट वाला लिया था, उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ, खास तौर पे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जी। जैसा कि मुझे पता चला कि अभी भाई क्लियर ये नहीं मैं कह सकता कि, लेकिन 15 लाख वोट जो नोटा में पड़े हैं, तो 15 लाख वोट वो नोटा वाले भाजपा को ही जाते। अच्छा, 15 लाख मामूली नहीं होता, सीटें इनकी पता नहीं बहुत बड़ा वोट जाती। लेकिन अब ये होगा, स्थितियां बदल गई जी, बहुत बड़ा वोट मायने रखता है, और वहां कांग्रेस की भी सीटें बढ़ सकती थी, बसपा और सपा ने नुकसान किया। तो ये जो सियासी समीकरण थे, पार्टीबद्ध जो समीकरण कहा जाएगा, एक दूसरे को नुकसान किया। जो छोटे दल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सपा और बसपा कोई भी साथ नहीं, लेकिन उन्होंने नुकसान किया। रहा 19 की बात, 19 में जरूर फायदा मिलेगा, कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। लेकिन आज अगर आप दो लोगों का बयान देखें, सपा के महासचिव राम गोपाल जी का, उन्होंने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को एक तरह से नेता मानने से इनकार कर दिया। मायावती ने भी कहा कि वहां से मतलब नाराजगी है, इसलिए मोदी से नाराजगी की वजह से कांग्रेस जीती है, यानी कांग्रेस का कोई श्रेय नहीं दिया जीतने का। तो आप देखिए, खासतौर पर सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़ा ये इलाका है लोकसभा के लिहाज से या विधानसभा के लिहाज से। यहां तस्वीर बहुत कुछ कहेगी आगे चल करके। अगर ये इन तीनों में माया, मुलायम और अखिलेश, इन लोगों में अगर कुछ होता है, समझौता होता है जी, तो अलग नजरिया, अलग क्या कहते हैं वो माहौल बनेगा जी। सियासी सीटों का जो वो भी बदल सकता है, समीकरण बदल सकता है जी। लेकिन अगर ये लोग करेंगे, आज की बात से तो नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। अगर हुआ तो निश्चित रूप से बदलेगा और भाजपा को इसमें काफी नुकसान होगा। ठीक है, और भाजपा को जैसा कि ये बताया जा रहा है SC/ST वाला जी, अब कहीं ना कहीं साधने कोशिश जरूर करेंगी भाजपा आम आदमी को। ठीक है, लेकिन ब्रिजेंद्र जी, जिस तरह से आप सिर्फ PM को चौकीदार की जगह चोर कहने लगे, बहुत सी ऐसी बातें आपने कही आपकी पार्टी की तरफ से,
आप भी अपना मैनिफेस्टो सामने रखते, बजाय अगर बीजेपी कुछ गलत कर रही थी तो आपने भी कुछ कम नहीं किया। आप भी लगातार चोर चौकीदार पता नहीं इस तरह की कई जो है चीजें कहते रह गए। तो इसमें जिस तरह से अनिल जी ने बताया 15 लाख वोट नोटा में पड़ा है, तो इसका नुकसान आपके हिस्से में भी जाता है एक तरह से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार किसानों की स्थिति को लेकर के, बेरोजगारी की स्थिति को लेकर के और नोटबंदी और जीएसटी से जो अर्थव्यवस्था डिरेल हुई है जी, और राफेल जैसा जो इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, इन्हीं इशू को लगातार आप बोला है। आप किसी भी उनके पब्लिक उसको भाषण को सुनिए जो रैलियों में बोला है उन्होंने, यही जो 5 कोर इशू थे जी, बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी, राफेल और किसानों की दुर्दशा, 5 बातें ही राहुल जी सारी मीटिंगों में बोलते रहे जी। और रही बात चौकीदार चोर है, तो ये देश की जनता मान लिया, उसमें कांग्रेस को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, हरीश जी, जिस तरह से आपकी नाकामियां कांग्रेस गिनवा रही थी, आप 2014 से कांग्रेस की नाकामियां गिनवा रहे थे कि कांग्रेस का 60 साल का घोटाला, 60 साल में उसने हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। जो कुछ आपने पिछले 5 साल से एक रिकॉर्ड चलाया वो चल रहा था, क्या वो रिकॉर्ड कांग्रेस का बताते बताते आपको लगा कि अब ये चलेगा नहीं, कुछ नया होना चाहिए, तो आप अली बजरंग बली, ठीक है, नामों की तब्दीली, नाम मुस्लिम नाम है तो उसको हिंदू नामकरण कर दें, तो ये चीजें एक तरह से एक नया स्टाइल आपका शुरू हुआ है। लेकिन क्या वाकई ये चल पाएगा 2019 में? आपको क्या लगता है, क्या नीति रहेगी बीजेपी की? देखिए, हमारी नीति विकास और सुशासन है, और विकास सुशासन को लेके हम 14 में भी चुनाव में गए थे, 17 में भी चुनाव में गए थे और 19 में भी जाएंगे। जी, हेलो, हमारा मुद्दा विकास और सुशासन है, वो है और रहेगा। ठीक है, विकास के तौर पर जाएंगे, लेकिन आप इलेक्शन में जाते जाते विकास भूल जाते हैं और फिर वही हिंदू मुस्लिम गाय गोश्त पता नहीं ऐसी चीजें हो जाती है। इस पर कैसे लगाम लगाएंगे जो आपके नेता बेकाबू हो जाते हैं? ये आप प्रचार है, ये आप प्रचार है। श्रीवास्तव जी से पूछिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों में 74 मीटिंग किए, उन 74 मीटिंग में एक शब्द उन्होंने विकास पर, डेवलपमेंट पर बोला हो? मैं चैलेंज करता हूं, कोई इनके पास सीडी हो, मुख्यमंत्री जी का भाषण जरूर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुआ होगा। लगातार श्रीवास्तव जी एक चीज ठीक है, ठीक है, ब्रिजेंद्र सिंह जी रुकिए। श्रीवास्तव जी एक चीज कहिए, विकास का मुद्दा लेकर तो आप निकलते हैं, मैनिफेस्टो तो आपका बनता है बीजेपी का, लेकिन आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, ठीक है, अमित शाह ने नहीं कहा, लेकिन आपके जो बेकाबू जो दूसरे लीडर हैं, जो मंत्री हैं, वो बेकाबू हो जाते हैं, इस तरह की बकवास करने लगते हैं जनता के बीच। कुछ नहीं बोला, वो जो कुछ कहे, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं? निकाल दिया था वजीर आजम मोदी, उन्हें कम से कम टोक तो सकते हैं कि भाई इस तरह की सियासत मत करिए, हम मुद्दे लेकर जा रहे हैं, विकास लेकर जा रहे हैं, ये तो बोल सकते हैं पीएम। जब मोदी जी खुद बोलते हैं, जब मोदी जी 7 मिनट तक विधवा बोलते हैं, ऐसा जो देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान करते हैं। रुकिए ब्रिजेंद्र सिंह जी, रुकिए ब्रिजेंद्र सिंह जी, रुकिए, उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। जी श्रीवास्तव जी, असल में देखिए, जो कांग्रेस को मित्रों, जो कांग्रेस के मित्र हैं या अपोजिशन पार्टी के मित्र हैं, उनको जो राजनीति की रोटियां जिस एंगल से सेकनी होती है वो सेकते हैं, उसका वो माहौल खड़ा करते हैं। और जो इनके नेता जो बोल जाते हैं जी, इनके जो लोग बोल जाते हैं, उस पर तो ये पर्दा डाल देते हैं, कार्रवाई करते हैं तुरंत। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, उसका कोई भी नेता अगर किसी अन्यथा बात कोई बोलता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश का नेता होता है, प्रदेश के अध्यक्ष उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं और उसको उस विषय पर ताकीद भी करते हैं। चलिए, ये 3 रियासतों के, बल्कि 5 रियासतों के जो चुनाव हुए वो नतीजे आपको सुधार पाएंगे 2019 के लिए, क्योंकि जो नीतियां, जो मुद्दे लेकर आप जनता के पास जाते जाते भटक जाते हैं, वो भटके नहीं बल्कि जनता को जो चाहिए वो देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की जिस तरह से वापसी हो रही है, ये जनता ने हराया, कांग्रेस ने जीता, या फिर बीजेपी की यह हार है। 2019 के चुनाव में इसकी सही तस्वीर हमको देखने को मिलेगी। आदाब।